हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। कैसे हो आप लोग? सर सीख गए? कहाँ गए? मैं अभी आया हूँ बेटा। जी 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 जी। तो चलो करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। देखो, मैंने आपको कहा था एक चीज़ कि यदि हम बात करें अपने राजस्थान की बात करें तो ये जो अपना राजस्थान है, इस राजस्थान को हम 3 पोर्शनों में बांटते हैं। राजस्थान को हम 3 पोर्शनों में बांटते हैं। एक तो होता है राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय जी। एक होता है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये कहें कि राजस्थान की भूगोल की बात करें, राजस्थान का भूगोल। और एक यहाँ से हो जाएगा अपना जी, जिसका नाम है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। इन 3 भागों की हमने चर्चा की थी और उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि हम लोग यहाँ पर राजस्थान का स्टैटिक जीके भी पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का करंट जीके भी पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का यदि हम बात करें अपने यहाँ से तो हम राजस्थान के आयोग भी पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के अंदर खेल और खिलाड़ी की बात करें, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं ना, जो बच्चे नए हैं उन सबको ये जो राजस्थान परिचय की पोर्शन की बात करें, इसका तो वीडियो जो है ना वो आपको मिल जाएगा सब। और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से राजस्थान के भूगोल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण यही से आ जाता है साहब, है ना। अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण यहीं से आता है। और यहाँ से एक चीज़ और बात करें, यदि हम चर्चा यहाँ से करें इस सामान्य परिचय के अंदर, इस सामान्य परिचय के जो वीडियो थे, जिनके पास नहीं पहुँचे हैं उनको पास वीडियो सबके पास मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ से और आती है मेरे बेटा कि इस सामान्य परिचय के आधार पर कुछ क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन जो है ना, सूर्य की स्थिति के आधार पर, जैसे एक बच्चे ने कहा सर सूर्य की स्थिति के आधार पर प्रश्न वाला, अक्षांश और देशांतरों के आधार पर कहाँ कौन सा स्थान गर्म होगा, कौन सा ठंडा होगा, सर्वाधिक कहाँ पे आते हैं, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस सामान्य परिचय के अंदर कुछ हम वेट भी यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ जो है ना हम यहाँ पर वेट करने वाले हैं। वेट क्यों करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली राजस्थान के कुछ जिलों की बात करें, उनके सीमाओं को लेकर के मर्जर की बात चल रही है, कुछ सीमाओं को लेकर के बातें चल रही हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे। तो जैसे ही अपना रिसेंटली कुछ नई आर्थिक समीक्षा आती है, तो उस आर्थिक समीक्षा के आने के बाद फिर इस सामान्य परिचय के अंदर एक जो पोर्शन आता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ से एकदम आज से अपना एकदम फ्रेश जो है ना, फ्रेश स्टार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा मेरे बेटा, वो होगा अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं साहब, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, चलो तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहली चीज़ यहाँ से आती है कि गुरुजी यदि हम बात करें ये अपने भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से आती है कि गुरुजी यदि हम बात करें अपने इन भौतिक प्रदेशों की, कि गुरुजी ये भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, इसकी चर्चा करें जी। राजस्थान के यदि हम भौतिक प्रदेशों की बात करें, यदि हम इसकी बात करें ये होते क्या है, तो पहले भौतिक प्रदेश की बात करें। भौतिक प्रदेश का मतलब होता है कि किसी भी स्थान की धरातलीय बनावट, किसी भी स्थान की धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकरण, किसी भी स्थान की धरातलीय बनावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करना, ये भौतिक प्रदेश कहलाता है साहब जी। एकदम पूरा, जहां आपको लगे गुरुजी और बातें बतानी मुझे बता देना, मैं और उसकी 10 बातें बता दूंगा जी। इसका मतलब वो ये हुआ नहीं पूर्ण महेंद्र, हाँ बेटा भाटी, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते ताकि एकदम कंटिन्यूस रह जाएगा जी। देखो, किसी भी स्थान की धरातलीय बनावट के आधार पर जो उसका वर्गीकरण किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ से आता है कि गुरुजी इस धरातलीय बनावट के अंदर क्या आ जाएगा। यदि हम धरातलीय
धरातलीय बनावट की बात करें कि सर ये जो अपनी धरातलीय बनावट है इसके अंदर क्या आ जाता है, धरातलीय बनावट का मतलब है कि हो सकता है कि किसी स्थान पर, धरातलीय बनावट का मतलब है कि किसी स्थान पर मैदान हो सकता है, किसी स्थान के ऊपर पठार हो सकता है, किसी स्थान के ऊपर पहाड़ी हो सकती है, किसी स्थान के ऊपर पर्वत हो सकता है ना, ये सब चीज़ें हो सकती है, किसी स्थान के ऊपर कोई घाटी हो सकती है। इन सब को क्या कहा जाता है, धरातलीय बनावट। तो कहीं पर धरातल की बनावट का मतलब अपनी जो पृथ्वी की सतह है ना, इस सतह के ऊपर कहीं पर मैदान होगा, कहीं पे पर्वत होंगे, तो कहीं पे पठार होंगे, कहीं पर कुछ और होगा, है ना। उन सब की बनावट जो है उसको क्या बोलते हैं, धरातलीय बनावट की बात करें। और यहाँ से बता दो बेटा, धरातलीय बनावट की बात करें, इनका यदि हम बात करें एक वर्गीकरण आता है, सबसे बेस्ट जो वर्गीकरण आता है, ये वर्गीकरण किया गया था सेल्सबरी महोदय के द्वारा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेल्सबरी महोदय जी। सेल्सबरी महोदय के द्वारा इन धरातलीय बनावटों के आधार पर ये कुछ स्थलाकृतियों का वर्गीकरण कहा। और इन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर प्राथमिक भू आकृतियां आती हैं। प्राथमिक भू आकृतियों के अंदर कहा कि पर्वत और अपना महाद्वीप और महासागर होते हैं। उसके बाद द्वितीय प्रकार की भू आकृतियों की बात की, जिसमें पर्वत, पठार, भ्रंशों की बात की। तृतीय प्रकार की भू आकृति, इसमें मैदान वगैरह की बात यहाँ पर की। तो थोड़ा सा इतना याद रखना कि भाई धरातलीय बनावटों का वर्गीकरण किसने किया था, सेल्सबरी महोदय ने किया था जी। सुनो लगभग 3-4 कर दो। राम खिलाड़ी बेटा टाइम नहीं मिला होगा, आज देखते हैं। चलो आगे देखो। अब अगली चीज यहां से आपके माइंड में आएगा कि सर यदि हम धरातलीय बनावटों की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम धरातलीय बनावटों की बात करें कि ये जो अपनी धरातलीय बनावट है, धरातलीय बनावट, ये धरातलीय बनावटों को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। तो धरातलीय बनावटों की बात करें, इनको लेकर के आ जाए। जैसे ये तो अपना है धरातल, ये तो हो गया धरातल, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको क्या, समुद्र का हिस्सा हो गया। ये आपका किसका हिस्सा हो गया, समुद्र का हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो ये तो है आपका समुद्र कह दो, या इसको सागर भी कहूँ या महासागर कहूँ। और इस समुद्र के पास का हिस्सा जो लगभग मेरे बच्चों 300 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब समुद्र के आसपास का हिस्सा जो एकदम मंद ढाल वाला है, लगभग मंद ढाल वाला है, और लगभग 300 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र है। इस प्रदेश को मेरे बच्चों सामान्यतः कहा जाता है मैदान। की समुद्र के पास, या समुद्र से पास भी नहीं कह सकते, समुद्र से लगभग वाइट करूं, ये लो जी, समुद्र से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई, समुद्र तल से, ये अपना समुद्र का तल है, इसको बोलेंगे अपन समुद्र तल। तो समुद्र तल के से 300 मीटर की ऊंचाई तक का जो एरिया है, जो लगभग मैदानी क्षेत्र है, मंद ढाल वाला है। मैदानों की बात करें, इसका ढाल कैसा होता है, मंद ढाल वाला होता है, मंद ढाल, उसको क्या बोलते हैं, मैदान। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, लगभग एक इस प्रकार का सा इलाका, ये कहें कि लगभग 600 मीटर की ऊंचाई वाला भाग, इसको कहा जाता है सामान्यतः पठार। इस पठार की बात करें, इसकी एक कहानी याद रखना कि ये कहें कि इनका ऊपरी भाग समतल होता है, ये कहें ऊपर से समतल होते हैं जी। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये जो है ना, ये ऊपर से समतल होते हैं, ऊपर से क्या होते हैं, समतल होते हैं। उसके बाद में आगे चलें साहब, इस प्रकार से कोई भूभाग जो लगभग 1800 मीटर के आसपास के ऊंचाई वाला भाग आता है, इसको बोलते हैं पहाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी। इस पहाड़ी की बात करें, इसका ढाल है ना, ये कहें ढाल ज्यादा तेज नहीं होता। इसके ढाल की बात करें, ढाल ज्यादा तेज नहीं होता। मतलब ढाल तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम खड़ा ढाल नहीं होता। मंद ढाल की बात करें, मतलब समकोण से खुला कोण कह सकते हैं अपन, पढ़ते हैं ना 90 डिग्री का कोण, ये तो समकोण। और उसके बाद में 90 से 120 के बीच में, 90 डिग्री से 120 डिग्री वाला जो ढाल है वो इसके अंतर्गत आता है। और उसके बाद में लगभग एक इस प्रकार से होगा, ये कहें कि लगभग 2700 मीटर तक की ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, इसको कह देते हैं पर्वत।
पहाड़ी होगी, पहाड़ हो जाएगा, पर्वत भी क्या बोले इसको हम लोग पहाड़ बोल देते हैं, 2700 मीटर तक वाले को पहाड़ भी नहीं, पर्वत नहीं बोले, पहाड़ बोल देते हैं, इसको कहेंगे हम लोग पहाड़ कह देंगे। और ये जाएगा, इसका ढाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ढाल पहाड़ी के सापेक्ष तेज, पहाड़ी के सापेक्ष जो होगा ये होता है तेज। और उसके बाद में यदि ऐसा कोई भूभाग जिसकी ऊंचाई 2700 से अधिक है, 2700 से अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई वाला, तो इसको बोल देते हैं पर्वत। और इनका ढाल भी क्या होता है, तेज होता है। तो सामान्यतः एक घाटी होती है जी, उसकी बात करें तो यहां से आ जाएगा सर कि धरातलीय बनावटों की बात करें, धरातलीय बनावटों में जैसे हमने पढ़ा कि मैदान भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं, पहाड़ी भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं, पर्वत भी हो सकते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ से एक चीज़ आ जाती है, ये माप फिक्स है या लगभग है, लगभग है, फिक्स नहीं, कुछ भी फिक्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि सामान्यतः समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, ये बात यहाँ से आ जाती है उसको। लेकिन ऊपर से ढाल क्या हो, ढाल जो है सामान्यतः 1 से 3 डिग्री के आसपास होता है। वो तो क्या है आपका मैदान, मैदानों से ऊपर का भाग, मैदानों से उच्च उठा हुआ भाग जो ऊपर से समतल हो उसको पठार बोलते हैं। पठारों से भी ऊपर उठा हुआ भाग ये पहाड़ी कहलाती है, लेकिन इनका ढाल थोड़ा सा पठार से तेज होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। पहाड़ी से ऊपर उठा हुआ भाग जो पहाड़, जो कि पहाड़ी से तेज ढाल के, और पहाड़ों से भी तेज ऊपर उठे भाग पर्वत जिनका ढाल पहाड़ों से भी तेज होता है, ये यहाँ से आ जाता है साहब, है ना जी। तो ये भी उतारना चाहो तो आप लोग उतार सकते हो साथ साथ जी। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भौतिक प्रदेशों की बात की, किसी भी स्थान की धरातलीय बनावट के आधार पर वर्गीकरण, धरातलीय बनावटों का वर्गीकरण जो किया था ये सेल्सबरी महोदय ने किया। और सेल्सबरी महोदय की बात उन्होंने कहा कि किसी स्थान पर मैदान हो सकते हैं, पठार, पहाड़ी, पर्वत और घाटियां हो सकती है। पूनम आ जाएंगी बेटा आप, पूनम मुझे ऐसे पता चलेगा नहीं, है ना, आप मुझे इंस्टा पे बताना बेटा, ऐसे मुझे पता छोरी मैंने बिरुपाटसी पाटे गुन को बेटा, जी जी सब बताऊंगा बेटा, लक्ष्मण गोदारा 100% बेटा, है ना। और उसके बाद में जैसे धरातलीय बनावटों में हमने कहा कि मैदान, पठार, पहाड़ी हो सकते हैं, तो सामान्यतः हम लोग इसको इस प्रकार से बांटते हैं। स्टूडियो तो वो अपना वही है भाई। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट यहाँ से आता है अगला, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। किसकी बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर अब अगला बिंदु आता है कि भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ। भौतिक प्रदेशों का निर्माण की बात करें कि भाई भौतिक प्रदेश जो है मेरे बच्चों, इसका निर्माण कैसे हुआ। भौतिक प्रदेशों का निर्माण की भी बात है, कुछ स्टैटिक जी के साथ भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे यहाँ से। जी 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 सुमित्रा जयपाल 100% बेटा। भौतिक प्रदेशों का निर्माण, इस भौतिक प्रदेशों के निर्माण में ये माना जाता है कि ये प्रारंभ में अपना एक सूर्य है। ये तो क्या है बेटा, सूर्य, लिख दो यहाँ पर जी। ये जो भाग है ये अपना क्या है, सूर्य है, ठीक है। और इस सूर्य के ऊपर एक तो पाई जाती है हाइड्रोजन और एक यहाँ पर पाई जाती है हीलियम गैस। सूर्य के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अब इस सूर्य के ऊपर यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। यहाँ पर नाभिकीय संलयन की बात करें, इस संलयन की प्रक्रिया हुई और नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं उस समय यहाँ पर एक उच्च ऊर्जा निकलती है, उच्च ऊर्जा निकलती है। और ये उच्च ऊर्जा की वजह से यहाँ पे तापमान अधिक होता है। यहाँ पे तापमान क्या होता है, अधिक। और तापमान अधिक होने की फलस्वरूप सूर्य जो है, सूर्य तरल अवस्था में है। सूर्य कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में। बात समझ में आई कि भौतिक प्रदेशों के निर्माण की बात करें तो यहाँ से आपको ये तो मैंने समझाया है, इसमें लिखोगे कैसे कि प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में सूर्य पर
सूर्य पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस, जी एक तो आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी कि सूर्य पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन, जी नेक्स्ट लिखोगे या कंटिन्यू लेना, जिसके फलस्वरूप सूर्य प्रारंभ में तरल अवस्था में, जी बात समझ में आ गई कि प्रारंभ में अपना जो सूर्य है, इस सूर्य के ऊपर, वही तो पढ़ रहे सर, धरातलीय बनावट कैसी पहाड़ी घाटी की, वही तो पढ़ रहे, निर्माण ही तो पढ़ रहे, हेडिंग तो देख बेटा। हाँ जी, मनीष मुंडेल चौधरी, हाँ बोलो बेटा जी। तो ये मानता है कि प्रारंभ में अपनी जो पृथ्वी सूर्य है, इसके ऊपर दो ही गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम। अब तो और भी हुई होंगे, हमें नहीं पता, हम तो अजम्पशन कर सकते हैं क्योंकि ना तो हम कभी सूर्य के ऊपर गए जी। और कहा कि बाद में इस सूर्य पर एक नाभिक के संलयन की प्रक्रिया हुई। नाभिक के संलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाती हैं, और उस नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और अधिक तापमान हुआ, उच्च ऊर्जा हुई, और उससे सूर्य कैसी अवस्था में आ गया, तरल अवस्था के अंदर आ गया भाई नरेंद्र चौधरी बेटा। ठीक है, ये बात यहां से आ जाती है। आगे देखो नेक्स्ट यहां से क्या आ जाती है। नेक्स्ट यहां से हम बात करते हैं कि अगला लाइन देखते हैं, यहां मैं लिखता हूं मैं कि कालांतर में, अगली लाइन आप लिखते चलना मेरे साथ साथ, कि कालांतर में एक बड़ा सा पिंड सूर्य के पास से गुजरता है। कालांतर में मोदी जी क्या करें बेटा जी, अब गुजरता है, जिसके कारण, ये कहें कि जिसके कारण, या मैं लिखवा दूंगा, ये लिख लो यहां से जी। अब देखो क्या हुआ कि ये तो है अपना सूर्य बेटा, और ये सूर्य कैसी अवस्था में था, तरल अवस्था में आ गया। सूर्य कैसी अवस्था में आ जाएगा, तरल। बाद में कहा गया, यहां से बाद में कहा गया कि एक बड़ा सा पिंड, ये कोई एक पिंड है, और ये पिंड जो है ये इस सूर्य के पास जाता है। इस पिंड की बात करें, ये सूर्य के पास जाता है साहब, और जब ये सूर्य की तरफ जाता है तो इस पिंड के अंदर उच्च गुरुत्व शक्ति पाई जाती है, और इस उच्च गुरुत्व शक्ति के कारण सूर्य का तरल भाग जो है ये इस पिंड की ओर आकर्षित करता है। तो जैसे जैसे ये पिंड सूर्य की ओर आएगा, इसके चारों तरफ जो तरल भाग था इसके अंदर धीरे धीरे उभार प्रारंभ होगा, अर्थात ये इधर खींचेगा, और पास आएगा और उभार हो जाएगा, और बाहर खींचता चला जाएगा, और पास आएगा और उभार हो गया, और खींचता चला जाएगा, और पास आया और उभार हुआ, और खींचता चला गया साहब, और पास आया तो ये इससे क्या हो गया, अलग हो गया। ये बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब है ये इससे अलग हुआ, लेकिन जब तक ये अलग हुआ था तब तक ये बड़ा पिंड बहुत आगे जा चुका था। ये पिंड बहुत आगे जा चुका, तो इससे अलग हुआ जो भाग है, ना तो ये वापस सूर्य की तरफ आ पाया, और ना ही यदि हम बात करें ये ना ही इस पिंड के पास आया, तो ये भाग लटक गया बीच में, और उसके बाद में ये धीरे धीरे अपने स्थान के ऊपर गति करना प्रारंभ कर देता है।
धीरे धीरे अपने स्थान पर क्या कर दिया इसने, गति करनी प्रारंभ कर दी और उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ साहब। तो ये यहां से अब आप लिखोगे कि कालांतर में एक बड़ा सा पिंड सूर्य के पास से गुजरता है। आगे लिखोगे इस पिंड के गुरुत्व बल के कारण, इस पिंड के गुरुत्व बताया ना बेटा, नरेंद्र, कोटा और जयपुर बताया ना मेरे बच्चे। जी, इस पिंड के गुरुत्व बल के कारण कुछ सूर्य का कुछ भाग सूर्य से अलग हो गया। इस पिंड के गुरुत्व बल के कारण सूर्य का कुछ भाग सूर्य से अलग हो गया, सूर्य से अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे मेरे बच्चों, सूर्य से अलग हुए भाग में, सूर्य से अलग हुए भाग में सूर्य से, बेटा उसके नूतन थोड़ा सा जगह छोड़ दे तो क्या करूं मैं, देखो बोल बोल के लिखा रहा हूं। सूर्य से अलग हुए भाग में गति उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है और इसी गति के फलस्वरूप, और इसी गति के फलस्वरूप विभिन्न ग्रहों, इसी गति के फलस्वरूप उस पिंड से उस पिंड से विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ये उतारने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया था, विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ठीक है जी, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब विभिन्न ग्रह आ गए, और विभिन्न ग्रहों की बात करें तो अपना एक ग्रह आ जाता है जिसका नाम है पृथ्वी। ये अपनी आ गई पृथ्वी, और इस पृथ्वी की बात करें, इस पृथ्वी के ऊपर यदि ऐसा आए कि यहाँ पे प्रारंभ में गैस कौन सी होंगी, तो ये सूर्य से अलग हुआ तो यहाँ पर भी गैस कौन सी पाई जाती हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम। यहाँ पर भी प्रारंभ में कौन सी गैस होंगी बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम ही तो होंगी, क्योंकि ये किसके से बना था, सूर्य से अलग होकर के बना। जी, हाँ पूनम बहुत बढ़िया। ठीक है जी, एक तो ये यहां से आ जाता है, और एक यहां से हम बात करें तो ये पृथ्वी की बात करें, ये भी याद रखना कि पृथ्वी प्रारंभ में कैसी अवस्था में थी, प्रारंभ में तरल अवस्था के अंदर। ये बात तो यहां तक समझ में आ गई। तो नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि प्रारंभ में आकांक्षा आ जाएगा बेटा, प्रारंभ में पृथ्वी तरल अवस्था में थी। महेंद्र बेटा कर रखा कोर्स में, देखो आप जाकर के सब कर रखा मेरे बच्चे। प्रारंभ में पृथ्वी तरल अवस्था में थी, और एक लिखोगे पृथ्वी के ऊपर प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। पृथ्वी के ऊपर प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम थी, आज नहीं है, आज नहीं मेरे बच्चों। पृथ्वी पर प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी, ये प्रारंभ में थी। बाद में तो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हुए, और रासायनिक परिवर्तनों की वजह से ये वर्तमान वायुमंडल बना है, और वर्तमान वायुमंडल के अंदर तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रारंभ की बात कर रहा हूँ। चलो उसके बाद आता है
अगली स्थिति आती है कि बाद में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है साहब। और इस पृथ्वी जो ठंडी होती है तो ठंडी होने पर इसका कुछ भाग जो है ये तो बनता है ठोस, और इसका कुछ भाग जो है ये रह जाता है तरल। इसका कुछ भाग कैसा रहता है? तरल रह जाता है। और ये जो ठोस भाग की बात करें, इस ठोस भाग को कहा गया पेंजिया और तरल भाग को कहा गया पैंथालासा। और ये किसने कहा? एक व्यक्ति था जिसका नाम था वैगनर महोदय जी। तो नेक्स्ट लिखोगे, अगला लिखोगे कालांतर में। कालांतर में नहीं बेटा सिद्धार्थ नहीं, कालांतर में कालांतर में पृथ्वी, बेटा यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखवानी, मुझे बोल के लिखवानी पड़ेंगी। कालांतर में, बाकी चीजें मैं लिख दूंगा। कालांतर में पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी ठंडी हुई जिसके फलस्वरूप कुछ भाग ठोस बन गया, जिसके फलस्वरूप कुछ भाग ठोस बन गया एवं शेष भाग तरल अवस्था में रहा, एवं शेष भाग तरल अवस्था में रहा। है ना? कुछ शेष भाग क्या रहा? ठंडा रहा। जिनको, साबिर बेटा मुझे इतने सारे कमेंट्स हैं मैं पढ़ नहीं पाता हूं। जिनको वैगनर महोदय ने, जिनको वैगनर महोदय ने, जिनको वैगनर महोदय ने क्रमशः जिसको वैगनर महोदय ने क्रमशः पेंजिया और पैंथालासा कहा। सत्यराज चौधरी हैं। अरे बच्चे मेरे से ले ले रहे यार, क्या भले भले बात करता है बेटा, मैं दे दूंगा मेरे बच्चे। हाँ जी, हाँ। जिसको वैगनर महोदय ने क्रमशः पेंजिया और पैंथालासा कहा, पेंजिया और पैंथालासा कहा। ठीक है? और अब एक छोटा सा चित्र बना लो। ये अब ये चित्र बना लो, बनाओ इस चित्र को। सिर्फ ये वाला बनाना है, ये नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला बनाना है। बना लो बेटा जी, पीडीएफ मिलेगी बेटा। पवन बेटा उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ है, अभी गड़बड़ है, बस थोड़ा सा सब्र करो। जिला दर्शन अपने नज़दीकी बुक डिपो पे मिल जाएगी या ऑनलाइन मंगवा सकते हो। शाम वाली कक्षा देखना, जिला दर्शन के ऊपर भी एक खास, आज शाम वाली कक्षा देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जी शर्मा जी, राम राम भाई। चलो आगे, बन गया? बना लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये पढ़ा कि भाई ये अपनी पृथ्वी और ये इस प्रकार से भाग हो गया था पेंजिया। बाद में कहते हैं कि इस पेंजिया के दो टुकड़े हुए, और दो टुकड़े होने पर इसका जो उत्तरी भाग है ये तो कहलाया अंगारालैंड, और इसका दक्षिणी जो भाग है ये कहलाया गोंडवाना लैंड, और
इन दोनों के बीच, अब चारों तरफ पानी भी था, बाकी हिस्सा तो तरल अवस्था में था, तो इन दोनों के बीच में जो पानी आया, पानी वाला क्षेत्र है, इसको कहा गया टेथिस सागर। यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन लिखोगे, बाद में, मोहित देखते हैं बेटा, बाद में, जी रागिनी, बाद में लिखो, आप लिखवाता हूं मैं, बाद में पेंजिया के, बाद में पेंजिया के पूजा बेटा मुझे डिटेल भेजो, तुमको चेक करो बेटा, है ना। बाद में पेंजिया के दो टुकड़े हुए, बाद में, जी कल्पना, बाद में पेंजिया के दो टुकड़े हुए, ये लिखना आप लोग यहां से, ओवल, ओवल, जिसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड व दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, है ना। एवं 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 इन दोनों के मध्य, एवं इन दोनों के मध्य जलीय भूभाग को टेथिस सागर कहा गया, एवं इन दोनों के मध्य जलीय भूभाग को टेथिस सागर कहा गया, एवं इन दोनों के मध्य जलीय भूभाग को टेथिस सागर कहा गया। और अब एक चित्र बना लो बेटा, ये जी, अब एक चित्र बना लो ऐसा, बस थोड़ा सा है जहां में मुझे बोल के लिखवाना है, बाकी फिर मुझे बोल के लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ही है जहां बोल के लिखवाना है। हो गया, चित्र बना लो, ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड और ये टेथिस सागर। जी शिवकर्ण, टुकड़े कैसे हुए बेटा? टुकड़े के लिए कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस युग में चंद्रमा के गुरुत्व बल की वजह से इसके टुकड़े हुए, ऐसा कहा जाता है कि कार्बोनिफेरस युग था और एक उस युग में चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण ऐसा हुआ। 30 के आसपास आते हैं खान साहब, ठीक है भाई कंचन जी, रणवीर देखते हैं भाई। चलो आगे देखो, अब क्या माना जाता है, अब आगे ये कहा जाता है कि बाद में धीरे धीरे यहां पर वायुमंडल आता है अपना, और वायुमंडल आने के बाद में इस अंगारा लैंड क्षेत्र के अंदर भी वर्षा होती है, और इस गोंडवाना लैंड क्षेत्र की बात करें यहां पर भी वर्षा होती है, और वर्षा होने के फलस्वरूप इस अंगारा लैंड से नदियां आती हैं और ये नदियां आकर के गिरती हैं अपने टेथिस सागर के अंदर। तो ये क्या हो गई, नदियां हो गई साहब, और ये नदियां बेटा कहां पर आके गिरती हैं? टेथिस सागर में। यहां पर भी ये नदियां हो गई और ये नदियां कहां पर आके गिर गई? टेथिस सागर के अंदर। ऐसा माना जाता है कि ये नदियां हैं और नदियां कहां पे आके गिरी? जी ये हो गई नदियां, और ये कहां पर आके गिरी? टेथिस सागर में। और याद रखना, जब नदी बहती हुई आएगी, जब नदी बहती हुई आएगी, ओके बेटा विशाल, जब नदी बहती हुई आएगी तो अपने साथ मिट्टी को भी लेकर के आएगी, अपने साथ कोई जैविक संपदा मतलब जीव जंतु आ जाएगा वो भी लेके आ जाएगी, और अपने साथ यदि मार्ग में कोई वनस्पति आ गई वो भी आ जाएगी साहब। ओके भाई, जय श्री कृष्णा जी। तो यहाँ पे नदियों के द्वारा इस टेथिस सागर में जमाव, अवसादों का जमाव कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना नदी अवसाद। नदी अवसाद का मतलब है कि नदी के साथ बह कर के आया हुआ मलबा या कचरा जो है
नदी के साथ बह करके आया हुआ मलबा या कचरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, नदी अवसाद कहते हैं। और यहाँ पे नदी के द्वारा अवसाद आएगा। नदी अवसाद में क्या हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है, इसमें कोई वनस्पति भी हो सकती है, और इसके अंदर कोई जैविक संपदा भी हो सकती है ना। यहाँ पर जैविक संपदा भी, अर्थात नदियों के द्वारा मिट्टी, वनस्पति और कोई जैविक संपदा की बात करें, वो जो है वो सब के सब कहाँ पर आ गए, इस नदी अवसाद के अंदर आ गए। ठीक, अब यहां से और समझो। अब बाकी चीजें देखो, सिर्फ इतने पे फोकस करो। ये आपको बर्गर जैसा लग रहा है क्या, लग रहा है ना बर्गर जैसा, कि ये एक वो टोस्ट है, ये भी टोस्ट है, बीच में पनीर, गोभी, टमाटर, ये सब हम लोगों ने डाल दिया साहब, ये हम सब लोगों ने इसमें डाल दिया, ऐसा हुआ। और बाद में ये माना जाता है कि बाद में ये कहते हैं कि ये जो गोंडवाना लैंड है इसके अंदर उत्तर की ओर गति होती है। गोंडवाना लैंड की बात करें, इसके अंदर क्या हुई, उत्तर की ओर गति हुई, और अंगारा लैंड में दक्षिण की ओर गति होती है। अब इसको समझना, जैसे हमारे पास ये बर्गर है और इस बर्गर को हम खाएं, खाते कि नहीं खाते, तो जैसे बर्गर को खाते हैं, बर्गर के अंदर जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, बाहर आती हैं। वही यहां पर हुआ कि अवसाद था, और जब ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पास पास आए तो ये जो बीच में मिट्टी, वनस्पति, जैविक संपदा, अवसाद थी, ये कहां पर आ गई, बाहर आ गई। जैसे इसको मैं ऐसे समझाऊं बेटा, देखो अब जल्दी समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं इसको लिखता हूं गोंडवाना लैंड, इसको लिखता हूं अंगारा लैंड, और ये बीच में क्या है अपना टेथिस सागर। ये आ गया साहब। अब यहां से नदियां आई, तो नदियों के द्वारा, और इधर से भी नदी आई, इनके द्वारा अवसाद का जमाव किया गया। और अब यदि गोंडवाना लैंड तो इधर चले और अंगारा लैंड इधर चले, तो ये पास पास आएंगे, तो अवसाद कहां पर आ जाएगा, धरातल पर आएगा कि नहीं आएगा। ये क्या था अपना अवसाद। और जब ये धरातल के ऊपर आ गया, तो देखो अलग अलग प्रकार की भू आकृति बन गई। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे ये है, ये आपको पेज दिख रहा है एक जी, और यदि मैं इसको दोनों तरफ से जोर लगाऊंगा तो देखो इसमें क्या उत्पन्न हो गए, उभार। तो ऊपर उठे कि नहीं उठे, जब ऊपर उठे तो ये, यदि ये तो है मैदान, समतल भाग है, और यदि इसको जोर लगाकर ऊपर उठा तो क्या बन गए, पर्वत और पठार। इसका मतलब है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में थी टेथिस सागर, और टेथिस सागर में अवसादों का जमा हुआ, और बाद में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पास पास जब आए तो ये अवसाद बाहर आते हैं, और बाहर आने के फलस्वरूप यहाँ पर धरातल के ऊपर अलग अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हो जाता है। ये बात यहाँ से आ जाती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब लिखोगे आप, आगे लिखोगे कि नेक्स्ट लाइन लिखना, टेथिस सागर में, बस ये लास्ट लिखवाने वाला, उसके बाद तो फिर आपको चिंता नहीं होगी। टेथिस सागर में नदियों द्वारा अवसाद, टेथिस सागर में नदियों द्वारा अवसाद का जमाव किया गया। हाँ, मोटा मोटा पूछ सकते हैं बेटा जी, अवसाद का जमाव किया गया। और यहां अवसाद को अंडरलाइन करके लिखना भाई। अवसाद का मतलब क्या है, अवसाद में क्या क्या आते हैं, मिट्टी, वनस्पति और जैविक संपदा। मिट्टी, वनस्पति और जैविक संपदा, मिट्टी, वनस्पति और जैविक संपदा, ये यहां पर आ जाएगी जी। ठीक है।
अवसाद का जमाव किया गया, ये यहां से आ जाती है। बाद में लिखना, नेक्स्ट लिखोगे कालांतर में, ठीक है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया बात। कालांतर में अंगारा लैंड में दक्षिण की ओर गति होती है। कालांतर में अंगारा लैंड में दक्षिण की ओर गति होती है। कालांतर में अंगारा लैंड में दक्षिण की ओर गति होती है, दक्षिण की ओर गति होती है। एवं, जी गुप्ता जी नमस्ते, एवं गोंडवाना लैंड में उत्तर की ओर गति होती है। एवं गोंडवाना लैंड में उत्तर की ओर गति होती है। एवं गोंडवाना लैंड में उत्तर की ओर गति होती है, जिसके फलस्वरूप, लास्ट बेटा डूडी जी चिंता मत करो, जिसके फलस्वरूप धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की, धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हुआ। धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण हुआ। जी, तो हमने यहां से चर्चा की, भौतिक प्रदेशों की बात की बेटा, कि भौतिक प्रदेश, तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई भौतिक प्रदेश होते क्या है। भौतिक प्रदेश का मतलब है किसी भी स्थान के धरातलीय बनावट के आधार पर उसका वर्गीकरण करना। जैसे राजस्थान है और राजस्थान की धरातल की बनावट कैसी है, उसको लेकर के उसका वर्गीकरण करना, ये बात यहाँ से आती है। धरातलीय बनावट का मतलब क्या होता है, कहीं पे मैदान होंगे, कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पे पहाड़ी होंगी, कहीं पे पर्वत होंगे, कहीं पे पठार होंगे, कहीं पे घाटी होंगी, ये यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आता है कि सर ये पर्वत पठार घाटी होते क्या है, इसकी बात करें तो जैसे सामान्यतः समुद्र से 300 मीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र मैदान है, 600 तक का पठार है, 1800 तक का पहाड़ी है, 2700 तक का पहाड़ है और 2700 तक का पर्वत यहाँ पर आ जाता है सब। उसके बाद आता है कि सर ये भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, तो पर्वत कहाँ से आए, पठार कहाँ से आए, घाटी कहाँ से आए, इन सब का निर्माण कहाँ से हुआ। तो इनकी बात करने का निर्माण के लिए कहा जाता है कि प्रारंभ में एक सूर्य की बात होती है कि अकेला सूर्य था, सूर्य पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। ओके बेटा धीरज, सूर्य पर 2 ही गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम, और वहाँ पर एक नाभि के संलयन हुआ, नाभि के बॉन्ड हुआ, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है, और उस हीलियम से बहुत तगड़ी वाली ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा से सूर्य पूरा का पूरा किस अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। जी, तो सूर्य तरल अवस्था में था। बाद में कहा गया कि सूर्य जब तरल अवस्था में था तो इसके पास एक बड़ा सा पिंड आता है, और उस बड़े से पिंड से के गुरुत्वीय बल के कारण सूर्य का कुछ भाग सूर्य से अलग हो जाता है। देखो, सूर्य का कुछ भाग सूर्य से अलग हो जाता है, और धीरे धीरे उस भाग में गति उत्पन्न होती है, और उसी भाग से ग्रहों का निर्माण होता है। तो प्रारंभ में पृथ्वी बनी, तो प्रारंभ में पृथ्वी के ऊपर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, और प्रारंभ में पृथ्वी भी तरल अवस्था के अंदर थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है, ठंडी होने पर कुछ भाग ठोस बना जिसको पेंजिया कहा, और कुछ भाग तरल रहा जिसको पैंथालासा कहा, और किसने कहा, वैगनर महोदय ने कहा। और बाद में कहा कि भैया जो पेंजिया था उसके 2 टुकड़े हो गए, उत्तर वाले भाग को अंगारलैंड और दक्षिण वाले भाग को गोंडवानालैंड। फिर कालांतर में यहाँ पे बारिश होती है, बारिश से नदियाँ आती हैं, और नदियों के द्वारा टेथी सागर में अवसाद, जिसमें मिट्टी, वनस्पति और जैविक संपदा आ जाएंगे, इनका जमाव किया जाता है। और कालांतर के अंदर बाद में ये अंगारालैंड और गोंडवानालैंड पास पास आते हैं, जिसकी वजह से धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, और वही अपने क्या है, भौतिक प्रदेश है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे साहब जी। अब बेटा आगे बोल के लिखवाने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। अब देखो नेक्स्ट यहां से बात करते हैं जी। अब लिखेंगे आप लोग, हेडिंग लगाओगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण।
तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले यदि वर्गीकरण की बात करें उसकी चर्चा की जाती है साहब। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का नहीं, अब यहाँ से चलना बेटा। सर्वप्रथम भौतिक वर्गीकरण की बात करें, सर्वप्रथम वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले वर्गीकरण जो किया था ये किसके द्वारा? वीसी मिश्रा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम किसने किया? वीसी मिश्रा ने किया। और याद रखना 7 भागों में वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में वर्गीकरण। और 7 भागों में वर्गीकरण में आपको चित्र नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना है। जय श्री कृष्णा बेटा, ये आप एचएम सक्सेना की बुक में जाकर के देखोगे। हाँ देख दी, तो वहाँ पे है ना आपको 1967 मिलता है। चलो, तो आपको हेडिंग तो ये लगानी है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? वीसी मिश्रा ने। और कितने भागों में? 7 भागों में। आपको यहाँ चित्र नहीं बनाना, सिर्फ 7 भागों के नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। 7 भागों के अंदर नाम याद रखने में आपको इस मैप में दिखा देता हूँ, देखना अच्छे से। नंबर 1 जो आता है, ये आपका जो क्षेत्र आता है गंगानगर हनुमानगढ़ का आसपास का क्षेत्र, इसको तो कहा गया था नहरी प्रदेश। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है। ये हो गया नंबर 1, इसको तो हम कहेंगे नहरी प्रदेश। उसके बाद में इधर से हम बात करें, जैसे आपका ये अनूपगढ़ का ऐसा है, कुछ बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर के हिस्से की बात करें, ये जो प्रदेश आ जाता है ये नंबर 2 हो जाएगा। और इसे कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। आपको सिर्फ नाम लिखना है। नंबर 1 नहरी प्रदेश, नंबर 2 शुष्क मरुस्थल। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। कब किया गया? 1967। जी जय श्री कृष्णा, 1967 के अंदर। कब किया था? 1967 के अंदर। ये ना भी पढ़ो तो भी कोई इशू नहीं है, ना भी पढ़ो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ना भी पढ़ो तो मेरे बच्चों कोई इशू नहीं है जी, है ना। उसके बाद में लगभग एक क्षेत्र ये आ जाता है अपना, लगभग एक क्षेत्र ये आता है। ये नंबर 3 है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। उसके बाद में एक यदि हम बात करें, आपका ये इलाका है इधर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और कुछ डूंगरपुर का क्षेत्र है। ये नंबर 4 का क्षेत्र है और इसे कहा गया था अरावली क्षेत्र। अब आपको होगा जी अरावली तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, आपने यहीं पर क्यों माना? तो बेटा वीसी मिश्रा ने सिर्फ इतना ही माना था जी। हाँ, सेकंड गियर में नाम लिखवाया था ना, जी वही बात है जी। अरावली क्षेत्र की बात करें, उसके बाद में एक यदि हम बात करें, यहां पर ये जो नदी है इसके आसपास का बेल्ट है ये पूरा, ये नंबर हो जाता है 5 और इसे कहा जाता है चंबल बीहड़ प्रदेश या मैदान जी। एक ये हिस्सा आ गया आपका पूरा, एक हिस्सा ये आ गया आपका पूरा, ये हो गया नंबर 6। इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और ये हो जाता है आपके नंबर 7 और इसे कहा जाता है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश जी। सब ये नए जिलों के हिसाब से बेटा, देखो सब नए जिलों के हिसाब से। जैसे नहरी क्षेत्र में पहले गंगानगर हनुमानगढ़ था, अब अनूपगढ़ का क्षेत्र भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर इस वीसी मिश्रा के अंदर आपको नए जिलों के अनुसार मत परेशान हो, सिर्फ आपको नए जिलों के अनुसार मैं आपको बताऊंगा एचएम सक्सेना का। इसके अलावा और मेरे बच्चों करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीसी मिश्रा से यदि प्रश्न पूछा जाएगा ना, यदि वीसी मिश्रा से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, या तो ये प्रश्न होगा, या कब किया 1967 में। पहली बात तो ये भी नहीं पूछते हैं। अगला पूछ जाएगा कि ये वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं, है ना। तो कितने आ जाएंगे साहब,
ये आ जाएंगे 7 भाग और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा भाग जो है ना, उसके अंदर नहीं आता है या है। तो वीसी मिश्रा के 7 नाम आपको पता होना चाहिए, 7 नाम आपको पता होना चाहिए जी। एक तो नहरी प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली क्षेत्र, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ और दक्षिणी पूर्वी कृषि मैदान। उतारो मेरे बच्चे इसको जल्दी से। आपको उतारना क्या है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण वीसी मिश्रा 1967 और 7 भागों में वर्गीकरण और 7 भागों के नाम ही लिखना है आपको यहां से, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। उतारो। हाँ जी, लिख लेना बेटा। ओके भाई, आगे देखो साहब, अगले काम का है आपका, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। क्या है इसको समझना। वैसे इसके बजाय मैं खुद का मैप बनाऊंगा तो आपको बनाने में आसानी हो जाएगी जी। अब नेक्स्ट हम बात करें वर्तमान वर्गीकरण की बात करते हैं साहब। किसकी बात करते हैं बेटा? वर्तमान वर्गीकरण। वर्तमान वर्गीकरण का मतलब है ये जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं एच.एम. सक्सेना का। किसकी बात करते हैं? एच.एम. सक्सेना महोदय की बात करते हैं साहब। किसकी बात करें? एच.एम. सक्सेना महोदय की बात करें। और एच.एम. सक्सेना महोदय की बात करें, इनके द्वारा जो 1994 के अंदर ये वर्गीकरण किया गया, इनकी पुस्तक थी राजस्थान का वरहद भूगोल। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने वर्गीकरण किया और इनके द्वारा 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। 4 भागों में वर्गीकरण जी बेटा। ये यहां से आता है कि यदि वर्तमान की बात करें, ऊंचाई कहाँ कहा जाता है सर? पर्वत को न्यूनतम कितनी ऊंचाई? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कोई फिक्स लाइन ही नहीं है। ये हम सामान्यतः अपने लिए मतलब एक समझने के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो एच.एम. सक्सेना के द्वारा 1994 के अंदर राजस्थान के वरहद भूगोल के अंदर 4 भागों में वर्गीकरण किया और एच.एम. सक्सेना ने कहा कि ये तो है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान को धरातल की बनावट के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं साहब। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर। नहीं बेटा, कीर्ति करते ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने किया है, हमें इसके ऊपर आना है जी। और एच.एम. सक्सेना ने कहा कि एक तो राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें, एक तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें, यहाँ पे मरुस्थल फैला हुआ है, तो इसको तो नाम दे दिया उन्होंने पश्चिमी मरुस्थल। तो एच.एम. सक्सेना के द्वारा एक वर्गीकरण तो किया गया पश्चिमी मरुस्थल। फिर उन्होंने कहा कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से होकर के एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है,
और ये हो गया इसके इनके अनुसार दूसरा वर्गीकरण, और इसको कहा गया अरावली पर्वतमाला। फिर कहा कि राजस्थान के पूर्वी भाग में एक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है और इसे कहा गया पूर्वी मैदान। और एक कहा कि राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर दक्षिणी पूर्वी भाग में एक पठारी भाग है और इसे कहा गया दक्षिणी पूर्वी पठार। तो एच एम सक्सेना महोदय के द्वारा 1994 के अंदर, हल्का दिख रहा है बेटा ना, 1994 में राजस्थान का वर्ध भूगोल पुस्तक के अंदर 4 भागों में वर्गीकरण किया और उन्होंने 4 भाग पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग इसके बनाए साहब। तो ये उतारो जल्दी सी, फिर हम लोग और आगे। हाँ लेकिन बेटा मैंने सोचा, फिर अशोक मैंने सोचा चलो कंटिन्यूस फॉर्म में रखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। जी कृष्ण सिसोदिया बेटा, सर इसको हाड़ौती प्रदेश बोल सकते हैं ना? हाँ जी हाड़ौती बोल देंगे, मालवा भी बोल देंगे, बोल सकते हैं बेटा। जलवायु के आधार पे 4 भाग नहीं बेटा, जलवायु के आधार पे भौतिक प्रदेश धरातल की बनावट के आधार पे होते हैं, जलवायु के आधार पे नहीं होते मेरे बच्चे। भौतिक प्रदेश जो है ये धरातल की बनावट के आधार पे होते हैं, कभी भी जलवायु के आधार पे नहीं होते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इनमें कौन कौन से, इनमें राजस्थान के 50 जिले आते हैं और कौन से में कितने कौन कौन से आएंगे वो भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा। कन्हैयालाल बेटा वो तो आपके ऊपर देखना है, बाहर बात कौन कराए। अरे आवाज नहीं, जिले पूछते हैं ना बेटा, इसमें अभी पढ़ेंगे ना, एक को पढ़ेंगे। एक वर्गीकरण 1971 में भी हुआ था। हाँ हुआ था ना बेटा, रामलोचन महोदय का। चलो बढ़िया यहाँ से, ओके भाई। अब देखो भाई अगली चीज यहां से आती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब आता है, यदि एक लाइन आ जाएगी कि हम बात करें कि निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्रम, निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के क्रम की बात करें तो बेटा ये तो हो गया राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर अपने 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अभी समझ रहे हैं जी। नंबर 1 पे आता है अपना अरावली,
निर्माण के आधार पर नंबर 1 पे कौन सा आता है? अरावली पर्वतमाला, यही आता ना, अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ। अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। उसके बाद में नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पे अपना आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार। और इस दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें, इसका निर्माण जो है ये अपन क्रीटेशियस युग में मानते हैं। इसका निर्माण कब मानते हैं? क्रीटेशियस युग में। नंबर 3 की बात करें बेटा, नंबर 3 जो आता है ये अपना हो जाएगा पूर्वी मैदान। और इस पूर्वी मैदान का निर्माण जो है ये माना जाता है प्लीस्टोसीन युग में, प्लीस्टोसीन युग के अंदर। और नंबर 4 की बात करें, ये अपना आ जाता है पश्चिमी मरुस्थल। और मेरे बेटा इस पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण भी सामान्यतः हम क्या कहते हैं कि प्लीस्टोसीन युग के अंदर ही इसका निर्माण हुआ है। ये यहाँ से आ जाता। तो उतारो ऐसे कैसे सब जी। पढ़ाऊंगा बेटा, राजस्थान की राजव्यवस्था ही पढ़ाऊंगा, राजव्यवस्था नहीं, राजस्थान की इकोनॉमी वाला पोर्शन तो पढ़ाऊंगा ना बच्चे। क्या कहा बेटा? जी जी, सिनोजोइक युग की बात करें, हाँ ये इसी का नाम आता है, सिनोजोइक की बात करें वो भी। जैसे एक बच्चे ने कहा गुरुजी सेनोजोइक पेरियोजोइक की बात करें तो अपना जो कार्बोनिफेरस युग जो होता है ना बेटा, जैसे है ना, प्री कैम्ब्रियन की तो बात ही हम लोग नहीं करते है ना। जैसे अपने यहाँ पे क्रिटेशियस है और एक प्लीस्टोसीन है। यदि हम क्रिटेशियस की बात करें, ये कौन से में आता है? मेसोजोइक में। तो यदि ऐसा भी याद रखना, ये मेसोजोइक युग है, मेसोजोइक जी, मेसोजोइक काल में। ये मेसोजोइक एक बड़ी अवस्था है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। जैसे जैसे प्लीस्टोसीन है या पीलियोसीन की बात, प्लीस्टोसीन की बात करें, ये नियोजोइक में आता है। प्लीस्टोसीन की बात करें बेटा किस में आता है? नियोजोइक में आता है, नियोजोइक में। नियोजोइक की बात करें, नियोजोइक काल में, ये नियोजोइक है। और ये भी अपना कौन सा जाएगा? नियोजोइक। है ना, ये ऐसे आ जाता साहब। ये महाकल्प है, ये जो है ना, ये जो जैसे एक तो प्री कैम्ब्रियन, नियोजोइक, मेसोजोइक, ये महाकल्प है बेटा। ये है महाकल्प, नियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक, मेसोजोइक, ये जो है ना, ये महाकल्प है। और जैसे अपने यहाँ से बात करें ना, जैसे एक व्यक्ति की अवस्था है, जैसे मैं कहूँ कि भाई अपन कहते हैं कि बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था के अंदर 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, वो है। तो जो अवस्था थी पृथ्वी की एज, महाकल्प, बच्चे ने पूछा जी महाकल्प, तो अपनी जो पृथ्वी है ना,
इस पृथ्वी की अवस्था जो है, इस अवस्था को किस में बांटा गया है? महाकल्प में बांटा गया है। और महाकल्प को किस में बांटा गया है? युगों में बांटा गया है। जैसे अपनी उम्र है, अपनी अवस्था है, अवस्था के अंदर एज है ना, उसी प्रकार से तो महाकल्प, तो ये प्री कैम्ब्रियन की बात करें, ये तो एक है कि आद्य महाकल्प की बात करें, इसको तो आद्य भी बोल देते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे मेसोजोइक मध्यकाल की बात करें साहब, ये यहां से आ जाता है जी। पूरे बेटा गौरव मेरा 100% पूरे के पूरे जी। तो यदि यहां से आ जाए तो ये नियोजोइक, मेसोजोइक, नियोजोइक की बात करें, ठीक है। चलो आगे। जी यहां से मैं एक चीज और लिख देता हूं आपको, देखो यहां से एक चीज और लिख देता हूं। यदि यहां पर प्री कैम्ब्रियन की बात करें ना, ये लगभग आ जाता है 60 करोड़ वर्ष पूर्व की बात करें, ये 60 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। प्री कैम्ब्रियन युग की बात करें, इसका मतलब होता है कि लगभग 60 करोड़ वर्ष से पूर्व की स्थिति है। और भी पहले 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ से पहले की हो सकती है। यदि हम बात करें यहां से किसकी बात करें, क्रिटिशियस युग की बात करें, क्रिटिशियस की बात करें, तो ये लगभग आ जाता है अपना लगभग 6 से लेकर के 24 करोड़ तक की बात है। 6 से 24 करोड़ वर्ष पूर्व है। और यदि हम प्लिस्टोसिन की बात करें तो ये लगभग आ जाता है, मतलब ये कहें कि आज से लगभग 20 साल पहले, 20 लाख साल वर्ष, मतलब 20 लाख वर्ष पूर्व है, मतलब वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व है। चलो ये भी आपका डाटा क्लियर हो गया। कोई बच्चा पूछते साहब जी, तो बेटा यहां से 2-3% निकल के आ गया आपको। यहां से देखो पहला पर्सन यहां से आ गया कि भाई राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के निर्माण के आधार पर भौतिक प्रदेश नंबर 1 अरावली पर्वतमाला, प्री कैम्ब्रियन युग, ये भी आ सकता है। ये 60 करोड़ वर्ष से पूर्व की है, ये 60 करोड़ वर्ष से पूर्व की है साहब, मतलब 60 करोड़ वर्ष पूर्व भी है, 70 भी हो सकता है, 80 भी, 90 भी, 100, 200, ये यहाँ से हो सकता है। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, ये नियोजिक है ना। और दक्षिणी पूर्वी पठार नंबर 2 पे आता है, दक्षिणी पूर्वी पठार मेसोजोइक। और ये क्रिटिशियस युग है, और क्रिटिशियस युग में लगभग 6 से लेकर के 24 करोड़ वर्ष पूर्व की बात की जाती है। और नियोजोइक की बात करें, ये नियोजोइक जो इसमें वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व की बात की जाती है। तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई पश्चिमी मरुस्थल में अभी हमें मिला शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण लगभग 16.7 लाख वर्ष पूर्व है, वो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको उतार लेना। तो निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्रम क्लियर हो गया पूरी लाइन। PS जयपाल बेटा नया तो कहाँ से लाए, चीजें तो मेरे बच्चे यही रहेंगे ना जी। एक यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेशों का हिस्सा, कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। इसका मतलब राजस्थान छोटा सा है और यहाँ पर भी बहुत सारे भौतिक प्रदेश हैं, तो भाई भारत में तो बहुत सारे भौतिक प्रदेश होंगे। तो इधर तो मैंने लिख दिया राजस्थान, और राजस्थान में जैसे मैं कहूँ, एक तो नंबर 1 पे तो मैंने लिख दिया अरावली पर्वतमाला, फिर नंबर 2 पे लिख दिया आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, पहले सुन लो। नंबर 3 पे लिख दिया मैंने पूर्वी मैदान, और नंबर 4 पे लिख दिया मैंने आपके यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थल। लिख दिया जी, 4 हो गए साहब। अब इधर भारत का बना लेते हैं। इस भारत को भी धरातलीय बनावट के आधार पर अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और इस भारत को धरातलीय बनावट के आधार पर जो अलग अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उसमें मेरा बेटा एक तो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला आती है, और इसका नाम है हिमालय पर्वतमाला।
जुरेसिक युग था बेटा, मोहिंदर मंचारी जुरेसिक। जी, एक दक्षिणी भूभाग में एक पठारी भूभाग था और इसको कहा गया है प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा रहता है। रिंकू बेटा देखते हैं, करता है कुछ ना कुछ। उसके बाद में अपने इस भारत के पश्चिमी भाग में ऐसे फैला हुआ है एक मरुस्थल जिसको कहा जाता है थार मरुस्थल। जी, उसके अलावा मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर एक मैदानी भाग है, इसे कहा जाता है मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान। एक प्रायद्वीपीय पठार और सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर मैदानी भूभाग है, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। और एक यहां पर अपने आ जाते हैं द्वीप समूह। तो जिस प्रकार से राजस्थान में भौतिक प्रदेश है उसी प्रकार से भारत में भौतिक प्रदेश है। जी, अब देखो यहां से सर जी हम नोट्स पीडीएफ से बनाते हैं, तो सर बेटा अब तो लिख ही रहा हूं, अब तो कहाँ लिखवा रहा हूं, सब लिख रहा हूं। देखो, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें, अब पूछा जाए कि बताओ ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो अरावली पर्वतमाला। देखो राजस्थान में यहां पर है अपनी अरावली। अब ये अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है, तो अरावली इधर तो ना तो मरुस्थल का हो सकती है ना मैदान का, और पर्वत ये हिमालय यहां पर है। और ये पीछे किससे जुड़ी हुई, देखो ये किससे जुड़ी हुई है, प्रायद्वीपीय पठार से। तो अरावली जो है ये अपने हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठार, देखो राजस्थान के अंदर यही तो हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा है दक्षिणी पूर्वी भाग, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, इसी प्रायद्वीपीय के पास है। तो ये भी अपना हो जाएगा, क्योंकि पठारी भाग है तो दक्षिणी पूर्वी पठार है। पठार है तो किसका हिस्सा होगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होगा। पूर्वी मैदान है, तो बेटा पूर्व का मैदान तो राजस्थान के पूर्वी भाग में है, तो ये किसका हो जाएगा, मध्य का। जी हाँ, तो यह आ जाएगा मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान। और पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, ये हिस्सा हो जाएगा अपना थार मरुस्थल। तो उतारो जल्दी से जी, फिर चलते हैं आगे। और भी जी, दक्षिणी पूर्वी, हाँ अरावली दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय विभाग की स्थिति की बात की जाती है। अजय कुमार आपको मिल रहे हैं ना, हाँ जी बेटा। गंगा का मैदान, जी ये जो अपना पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र आता है बेटा, इसको गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। जी, ये जो अपना मध्य का विशाल मैदान है, इसका एक नाम और आता है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान। जी,
चलो हो गया भाई जी। नहीं, ये डायग्राम बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो मैंने बताया है भारत को लेकर के, है ना। इसको आपको आवश्यकता नहीं है, इसको बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो भारत को लेकर के है जी, इसकी चिंता मत करो। बस ये राजस्थान वाला है। तो यहाँ पर हम बात करें, आपकी किसकी बात हो गई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश एच.एम. सक्सेना ने 1994 में किया था, 4 भागों में किया। ये निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें, ये यहाँ पर आ गया, और एक बात यहाँ से आ गई कि जी ये राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हिस्सा हो गया है। चले आगे। ओके बेटा, अब देखो मेरे बच्चों, अब हम एक एक भौतिक प्रदेश के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग एक एक भौतिक प्रदेश के ऊपर चलते हैं साहब, और उसके अंदर नंबर 1 जो आती है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल। सबसे पहले किस भौतिक प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मरुस्थल जी। अपने राजस्थान के अंदर ये जो मैप है ये नए जिलों के अनुसार ही है ना, ये सब नए जिलों के अनुसार ही है। अरे नहीं नहीं, हैंडले है ही नहीं भाई राजस्थान में। सरिता क्या कर रही है बेटा जी। एच.एम. सक्सेना का मुख्य रूप से वर्गीकरण एच.एम. सक्सेना का ही है। प्रश्न भी जो आता है ये भी एच.एम. सक्सेना का ही आता है, ये भी याद रखना। प्रश्न भी यदि आपके एग्जाम में आएगा तो ये भी किसके अनुसार आता है, एच.एम. सक्सेना के अनुसार ही आता है जी, है ना। अब पश्चिमी मरुस्थल की बात करें साहब, याद रखना अपने राजस्थान के अंदर लगभग इधर से होकर के एक वर्षा रेखा मानी जाती है। जी, और ये वर्षा रेखा मानी जाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का ये जो भाग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी मरुस्थल जी। तो आपको भी क्या करना है साहब, आपको भी क्या करना है, कॉपी में राजस्थान का मैप बनाना और बीच में से एक लाइन खींच करके, अब इतना समझ में आ गया हो तो मैं दूसरे पेज पे चल पड़ूं जी। अब देखो आपको अपने हिसाब से बनाओगे, क्योंकि आपके पास मैप नहीं होता तो मैं उसके हिसाब से बना देता हूं। तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, पश्चिमी मरुस्थल। और इस पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाना है इस प्रकार से, और इस मैप के अंदर से ये राजस्थान हो गया, और इसके बीचों बीच से आपको एक लाइन खींच लेनी है, और ये क्या हो जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का जो भाग है यही आपका क्या हो गया, पश्चिमी मरुस्थल। ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब एक बात यहां से और होगी, राजेंद्र करा देंगे बेटा जी। यहां से एक बात तो होगी कि राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेशों का विभाजन करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब इस पश्चिमी मरुस्थल की कुछ बातें आती हैं। सबसे पहले आता है कि गुरुजी पश्चिमी मरुस्थल जो है ये किसका हिस्सा है। तो मैं एक तो कहूं कि ये यदि कहा जाए कि भारत के सापेक्ष, तो भारत के सापेक्ष तो ये किसका हिस्सा है, थार मरुस्थल का। भारत के सापेक्ष किसका हिस्सा है, थार मरुस्थल। और याद रखना इस थार मरुस्थल की बात करें तो यहां से आ जाएगा कि थार मरुस्थल का विस्तार, थार मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में, थार मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों में है। एक है बेटा पंजाब, एक है हरियाणा, एक है राजस्थान, और एक आ जाता है आपका
गुजरात, इन 4 राज्यों में है। और इनमें राजस्थान की बात करें तो लगभग 60 से 62% थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। तो भारत के अंदर तो थार मरुस्थल का हिस्सा है। यदि विश्व के सापेक्ष की बात करें तो बेटा विश्व के सापेक्ष एक शब्द आता है जिसका नाम है ग्रेट, आप तो इस शब्द को याद रखना, ग्रेट पोली आर्कटिक। किसका ऐसा है? ग्रेट पोली आर्कटिक, या आपको याद रखना है सहारा मरुस्थल का। जी, सहारा मरुस्थल का, कि राजस्थान जो है, पश्चिमी मरुस्थल जो है, ये सहारा के मरुस्थल का हिस्सा आता है। जी, तो एक तो बात यहां से हो गई। यदि आ जाए कि भाई पश्चिमी मरुस्थल जो है ना, ये किसका हिस्सा है, इसकी बात करें तो बेटा किसका हिस्सा हो गया? भारत में थार के मरुस्थल का, और विश्व के सापेक्ष ग्रेट पोली आर्कटिक का हिस्सा आ जाता है। आगे देखो, उसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें कि पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, ये किसका अवशेष है? किसका अवशेष मानते हैं? तो बेटा ये अवशेष माना जाता है टेथिस सागर का, कि पश्चिमी मरुस्थल जो है ये आपके टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। जी जी भगत सिंह जी, ये सब बनाने हैं आपको। यहाँ पे जो बनाया मैंने सब आपको बनाने हैं, जो लिख रहा हूँ वो सब बनाने, अब जो लिख रहा हूँ वो सब बनाने हैं। जी, तो टेथिस सागर का अवशेष है, और टेथिस सागर का अवशेष है। इस बात के प्रमाण क्या है? तो इस बात के प्रमाण एक तो हो जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली खारे पानी की झील, पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली खारे पानी की झीलों की बात करें, ये यहां से आ जाता है साहब। एक यहां से आ जाएगा। यदि प्रमाण की बात करें तो एक आ जाएगा अपने पश्चिमी राजस्थान में अवसादी चट्टानों का मिलना, अवसादी चट्टानों का मिलना, क्योंकि अवसादी चट्टान जो है, याद रखना, अवसादी जो चट्टान होती हैं इनके साथ आता है कि सामान्यतः निर्माण जो है, सामान्यतः निर्माण की बात करें समुद्री भाग में, कि अवसादी चट्टानों का सामान्यतः निर्माण कहाँ होता है? समुद्री भाग में। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर बेटा बता दिया भावेश वैष्णव, जयपुर और कोटा, आज भी 3 बार बताया था। जी, तो सामान्यतः इसका निर्माण समुद्री भाग में होता है, और समुद्री भाग में तो इसका मतलब कभी ना कभी यहाँ पे टेथिस सागर रहा होगा। एक आ जाएगा कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थों का मिलना। जी, क्योंकि हम लोग देखो शुरुआत में याद आ रहा आपको कि टेथिस सागर में नदियों के द्वारा किसका जमाव किया गया? वनस्पति का, और वही वनस्पति बदल गई अपने कोयले के अंदर। शुरुआत में टेथिस सागर के अंदर नदियों के द्वारा जैविक संपदा का जमाव किया गया था, और वही जैविक संपदा कालांतर में बदल गई धीरे धीरे पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर। ये जी 12 जिलों वाला चर्चा करेंगे बेटा, सब चर्चा करेंगे। ये यहाँ से आ जाता भी, तो हिस्सा और प्रमाणी पढ़ा है, विस्तार तो भी बाकी है ना। जी, प्रमाण की बात करें, एक यहां पर आ जाएगा इसी पश्चिमी मरुस्थल के अंदर समुद्री वनस्पति का मिलना, समुद्री वनस्पति का मिलना, ये यहां से आ जाते हैं साहब। इतनी सी बातें यहां से होगी, तो उतारो जल्दी से, इसको उतारो भाई। 12 जिलों वाली चर्चा भी करेंगे।
ठीक है जी। कितने टाइप पे देख रहे हैं? है बेटा 8-10 हज़ार तो है। पुनीत बेटा, गुरुजी सर कितने घंटे पढ़ने पर रीट में सिलेक्शन हो जाएगा? ये नहीं कह सकते मेरे बच्चा कुछ भी। 3:30 पर क्लास है पॉलिटिकल की, तो छोड़ देंगे बेटा बस। कुछ काम है आज? ओके बेटा, दूसरी क्लास लेनी है तो बस मेरे बच्चों आज के लिए अपना इतना ही करेंगे, बस खत्म। ठीक है, और बाद में जो आपकी क्यूरीज हैं, कितने जिलों में विस्तार है और क्या बात है, उन सब की चर्चा कब करेंगे? एक्स्ट्रा मत पढ़ाया करो। क्यों नहीं पढ़ाएं? एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना बच्चे, क्या करते हो, मरवा दोगे? पढ़ा देंगे, कोई नहीं। जी जी, जयपुर किसने, भरतपुर का निर्माण जयपुर और कोटा से, भरतपुर संभाग का निर्माण जयपुर और कोटा से हुआ था। ठीक है बेटा, चलो ओके सर। 53 जिले नहीं हुए, आ जाएंगे, कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए मेरे बच्चों बस इतना सा। अब मिलेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।